साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रेमाख्यान काव्य पर चर्चा होगी। आप अवगत हैं कि परीक्षाओं में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रेमाख्यान काव्य के, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो उनकी रचनाएँ हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जो भी साथी, पुनः बार बार मैं आग्रह करता हूं कि चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा प्रेमाख्यान का। पहला बिंदु देखते हैं साथियों। पहला बिंदु है, शुक्ल जी प्रेमाख्यान परंपरा को सूफी काव्यधारा मानकर इसे विदेशी घोषित कर देते हैं। ठीक है, ये शुक्ल जी की मान्यता है कि प्रेमाख्यान परंपरा जो है उस पर सूफी काव्यधारा का प्रभाव है, सूफी काव्यधारा है, इसलिए ये इसे विदेशी घोषित करते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, फारसी तथा भारतीय प्रेमाख्यान में जो मुख्य अंतर है उसको समझते हैं। फारसी प्रेमाख्यान में नायक नायिका बचपन से परिचित होते हैं। भारतीय प्रेमाख्यान में स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, प्रथम दर्शन से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अगला बिंदु, फारसी मसनबी में नायक नायिका के मध्य प्रतिनायक बाधा बनता है। भारतीय प्रेमाख्यान में नायिका का पिता, भाई या संरक्षक बाधा बनता है। फारसी मसनबी में नायिका का विवाह प्रतिनायक से हो जाता है तथा नायक आत्महत्या कर लेता है। भारतीय प्रेमाख्यानों में नायक किसी दैवीय शक्ति की सहायता से नायिका की प्राप्ति में सफल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अब यहाँ जो इसकी रचना शैली है, चौपाइयों के बीच बीच में धत्ता देकर दोहा जैसे दो पंक्तियों के छंद लिखने की परंपरा अपभ्रंश के प्रथम प्रबंधकार स्वयंभू द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ऊपर आपने क्या देखा, भारतीय और विदेशी फारसी प्रेमाख्यान काव्य का अंतर। अब आइए इनकी रचनाओं के बारे में, रचना शैली के बारे में बात करते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु आपने देख लिया, चौपाइयों के बीच बीच में धत्ता देकर दोहा जैसे दो पंक्तियों में छंद लिखने की परंपरा अपभ्रंश के प्रथम प्रबंधकार स्वयंभू द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से ही अनेक सुंदर प्रेमाख्यान मिलने लगते हैं, किंतु इनकी अखंड परंपरा की शुरुआत महाभारत से होती है। प्रेमाख्यान भारतीय परंपरा को विश्व साहित्य में रोमांस की काव्यधारा कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए जायसी का एक देखते हैं पद, औ मन जान कवित असकीना, मकु यह राहे जगत मह चीन्हा। प्रीत इवन तो है सुने जो कोई, बाढ़े प्रीत हिये सुख होई, कामी पुरुष रसिक जे सुनहि, ते ये कथा रैन दिन गुनहि। ये माधवानंद काम कंदला की चौपाई है, ये आलम इसके रचनाकार हैं। ठीक है, परंपरागत और पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा है, जिस पर हिंदू एवं मुस्लिम कवियों द्वारा रचित 6 हिंदी काव्य उपलब्ध हैं। प्रेमाख्यान काव्य में नायक की अपेक्षा नायिका की स्थिति प्रायः उच्च होती है, क्योंकि वह उसी की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देता है। प्रेमाख्यान हिंदी काव्यों की मूल भावना प्रणय या रति है, अतः शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें श्रृंगार रस प्रधान कहा जा सकता है। विरह की 10 दशा आचार्यों ने मानी है। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे हैं। भारतीय मतांतरों में उनकी उपस्थिति झलक सबसे अधिक है। यह आचार्य शुक्ल ने जायसी के बारे में कहा है। यह कथन पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए नल चरित्र मुकुंद सिंह की रचना है, ये भी प्रेमाख्यान काव्य है। लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर, सत्यवती कथा ईश्वरदास बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यवती कथा बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। कथा रत्नावली जान कवि, कथा कामलता जान कवि, कथा कनकावती जान कवि और नल दमयंती कथा व्यास कवि। ठीक है, महाकाव्य के लिए आवश्यक नहीं कि श्रृंगार रस प्रधान हो, वह वीर भयानक रौद्र कुछ भी हो सकता है, किंतु कथा काव्य के लिए आवश्यक है कि रोमानी प्रेम की प्रधानता हो। प्रेमाख्यान काव्यों में कथा की प्रधानता होने के कारण इतिवृत्तात्मक शैली मिलती है, जिसमें प्रमुख लक्षण एवं व्यंजना की अपेक्षा
अभिधा शक्ति ही प्रमुख है। अब हिंदी में प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन व विकास कैसे हुआ, आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। शुक्ल जी ने कुतुबन को इस परंपरा का प्रथम कवि माना है। साथियों, अभी ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसको माना है, तो शुक्ल जी ने किसको माना है, कुतुबन को माना है। इनकी रचना कौन सी है, मृगावती है। रचना काल 1501 है। एक एक लाइन, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को इस परंपरा की प्रथम कृति माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं, सत्यवती कथा को मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 ईस्वी से इस परंपरा का प्रवर्तन माना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंदायन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र असाइद द्वारा रचित हंसावली को इस परंपरा की पहली रचना मानते हैं। हंसावली के बारे में देखते हैं। हंसावली असाइद कवि द्वारा दोहों चौपाइयों में रचित यह प्रेमाख्यान है। इसमें राजस्थानी भाषा की प्राचीन रूप का प्रयोग हुआ है। असाइद ने इसका रचना स्रोत विक्रम वैताल की कथा को माना है। 52 वीर कथा जस लीऊँ एह पवाण असाइद कहियूँ। देखिए, हंसावली का जो प्रकाशित हुई है उसका संपादन देखिए, बॉक्स में इसका संपादन केशवराम शास्त्री ने किया है। ठीक है। इसकी कथा का प्रमुख संबंध पाटन की राजकुमारी हंसावली से है। ठीक है। इसकी शैली देवी अब्रधारु मुझविंती पेल भबु हूँ पंखणी हती ईड़ा में हिला से वन कीऊ दौ बलतौ तेड़ी वन आवियु। अब अगली रचना साथियों देखते हैं, चंदायन। परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। मुल्ला दाऊद ने इसकी रचना की है। ये अवधी भाषा में है। डॉक्टर ममता प्रसाद गुप्त ने इसका मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है। लोर कहा या लोर कथा किस प्रेमाख्यान काव्य को कहा जाता है, ये चंदायन को कहा जाता है। इसका रचना काल 1379 ईस्वी है। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं, किंतु इसे चंदायन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। अब इसके नायक का नाम लोर, नायिका का नाम चंदा। इसकी रचना प्राकृत अभिरंश की परंपरा में कड़वकों की शैली में की गई है। कड़वकों में की गई है। प्रत्येक कड़वक चौपाई की 5 अर्धालियों एवं एक दोहे का है। लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी दामू या दामोदर कवि ने इसे वीर कथा कहा है, किंतु इसमें प्रेम कथा का ही चित्रण रोमानी शैली में है। चौपाई के अतिरिक्त दोहा सोरठा का भी प्रयोग है। भाषा राजस्थानी तथा शैली इतिवृत्तात्मक है। सत्यवती कथा ईश्वरदास ये सगड़ों पासक भक्त थे। अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई शैली में सत्यवती कथा लिखी गई है। इसके नायक का नाम ऋतुपर्ण और नायिका का नाम सत्यवती है। मृगावती 1501 ईस्वी, ये कुतुबन की रचना है। इसकी भाषा अवधी है तथा दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है। कथा की परिणति अभ्रंश के जैन काव्यों की तरह शांत रस में होती है। माधवानल काम कंदला के रचयिता गणपति ने नायक माधव एवं नित्य विशारदा काम कंदला के प्रेम का निरूपण रोमांचक शैली में किया है। भाषा राजस्थानी है। केवल दोहा छंद प्रयुक्त है। कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है, जो विशिष्ट बात है। अब करते हैं पद्मावत की बात साथियों। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 1540 ईस्वी इसका रचना काल है। पद्मावत इस परंपरा का प्रौढ़तम ग्रंथ है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाहेतर संबंधों का वर्णन है। कथा वस्तु को आलोचकों ने 2 भागों में बांटा है। पूर्वार्ध इसको इसकी कल्पना प्रसूत माना जाता है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक। तो इस तरह से ये 2 भागों में बांटा है। इसके पात्र देखिए, जो इसके पात्र की तुलना की गई है, जो प्रतीकात्मक हैं, जो प्रतीक हैं। तो सामने देखिए कामायनी के पात्र, पद्मावत के पात्र, फिर कामायनी के पात्र और उसका प्रतीकार्थ क्या है। पद्मावत का रत्नसेन कामायनी में मनु की तरह प्रतीक में है या मनु के रूप में है, और इसका प्रतीकार्थ है मन। पद्मावती जो पद्मावत की है वो कामायनी में श्रद्धा के रूप में है। ये इसका प्रतीकार्थ क्या है, हृदय निवासिनी बुद्धि या प्रज्ञा। ठीक।
नागमती कामायनी में ईड़ा के रूप में चित्रित है। यह प्रतीकार्थ के रूप में क्या है? दुनिया, धंधा या सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि। राघव, चेतन और अलाउद्दीन पद्मावत में क्या हैं? ये जिसको कहेंगे कि इसमें प्रतिनायक कह सकते हैं आप। राघव, चेतन और अलाउद्दीन। और किला मतलब ये आसुरी शक्तियाँ, सारी ये देखिए इसमें दिया है आसुरी शक्तियाँ। राघव, चेतन और अलाउद्दीन हैं। और किलात और आकुल कामायनी में आसुरी शक्तियाँ हैं। ठीक है। पद्मावत की भाषा अवधी है तथा इसमें नियमित रूप से चौपाई व दोहे का प्रयोग हुआ है। तुलनात्मक दृष्टि डालने पर पद्मावत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे ही काव्य रखे जा सकते हैं। निसंदेह उच्च कोटि का काव्य है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल यह लगेगा कि वास्तव में यह प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की सबसे प्रौढ़ कृति है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसी कि जो अन्य रचनाएं हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कान्हावत आदि। अब बात करेंगे साथियों मधुमालती की। 1545 इसका रचना काल है। मंझन ने इसकी रचना की है। अवधी भाषा में है एवं दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। मधुमालती में अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नी आदि दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। ढोला मारू रा दूहा कल्लोल कवि की रचना है। यह राजस्थानी प्रेमाख्यान है। इसका रचना काल नरोत्तम स्वामी 1393 ईस्वी के पूर्व तथा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 1473 ईस्वी मानते हैं। ठीक। इसमें नरवर देश के राजकुमार ढोला तथा पूंगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी के विवाहोत्तर प्रेम और विरह का निरूपण है। केवल दोहा छंद का प्रयोग है। भाषा पुरानी राजस्थानी है। यह रोमानी काव्य कम तथा श्रृंगार काव्य अधिक प्रतीत होता है। अब माधवानंद कामकंदला चौपाई अगली रचना। इसकी रचना 1556 ईस्वी में कुशल लाभ द्वारा की गई थी। भाषा राजस्थानी है। चौपाई के बीच में दोहा, सोरठा, गाथा आदि का प्रयोग हुआ है। रूप मंजरी की बात होगी अगली रचना। रूप मंजरी की रचना नंददास ने दोहा चौपाई शैली में की है। इसकी भाषा ब्रज है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल ने, ये जैन श्रावक थे, 1556 ईस्वी में लाहौर में की थी। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। छिताई वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। छिताई वार्ता के रचयिता नारायण दास थे। यह दोहा चौपाई शैली तथा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में है। इसके नायक का नाम ढोल तथा नायिका छिताई। ठीक है। माधवानंद कामकंदला 1584 आलम कवि ने लिखा है। भाषा अवधी है तथा चौपाई के बीच में दोहे या सोरठे का प्रयोग है। चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिए। 1613 रचना काल। रचनाकार उस्मान गाजीपुर के थे। इन्होंने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होना बताया है। चित्रावली के नायक का नाम सुजान, नायिका चित्रावली। चौपाई दोहा शैली, अवधी भाषा का प्रयोग। जाकी बुद्धि होय अधिकाई यानी कथा एक काहे बनाई, ये उस्मान का कहना था। रसरतन पुहकर कवि की रचना है। अवधी भाषा में है। दोहा चौपाई शैली में है। इसकी नायिका रंभा है तथा इसके सोम नायक हैं। इसमें रंभा और सोम की प्रेम कथा वर्णित है। ज्ञानदीप परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानदीप की रचना शेख नबी द्वारा हुई थी। यह अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में रचित है। जान कवि ने सर्वाधिक संख्या में प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं। इनमें प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिंजरसा सहिजादय व देवलदे, ग्रंथ लैलय मजनू। ठीक। भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। दोहा चौपाई के अतिरिक्त कवित्व स्वय का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसमें अन्य प्रेमाख्यान काव्य देख लेते हैं। नल दमयंती नरपद व्यास, नल चरित्र मुकुंद सिंह, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस काल में युवा लोग इन प्रेमाख्यान काव्यों को पढ़ने के लिए लालायित रहते थे। कथा संस्कृत सुन कछु थोरी, भाषा बांध चौपई जोरी। आलम ने ये माधवानंद कामकंदला में लिखा है। ठीक है साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपने प्रेमाख्यान
काव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत राम काव्य के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।